सो स्टूडेंट आज अब देखते हैं आपका सेंटीमीटल एक्सेलरेशन। सेंटीमीटल एक्सेलरेशन आपका होता क्या है? ओके, जैसे कि हमने लास्ट दिन सेंटीमीटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन हमको पहले पता होना चाहिए, तब जाके हम फोर्स का फॉर्मूला एग्जैक्टली बहुत ही आराम तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन आपका होता क्या है, देखिए। व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स डायरेक्शन चेंजेस continuously through its speed remain constant, thus its velocity changes continuously, that is there is an acceleration in the circular motion। देखिए क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई चीज़ एक सर्कुलर मोशन करती है, मान लो एक पी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कल पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी स्पीड होती है, देखिए दो चीज़ें हैं आपकी, एक तो होती है स्पीड, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। दोनों में क्या अंतर होता है कि इन दोनों की का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस एक में वेक्टर, एक में डायरेक्शन होती है और एक में डायरेक्शन नहीं होती है ना। इस वेक्टर में सॉरी वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप जरा समझिए, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, अगर मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है, मान लो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड यहाँ पर भी, 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 हर एक पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो इसकी स्पीड एक जैसी है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, एक जैसी ही रहती है। जैसे कि आप एक पत्थर के टुकड़े को एक रस्सी से बांध के घुमाते हैं गोल गोल और लगातार आप एक ही स्पीड में घुमाने में लगे उसको, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी कि सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर वेलोसिटी चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज होती रहती है। क्यों, कैसे, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपका जो मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, मान लो आपका पॉइंट पी है, तो इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ये है, इसको v1 नाम दे देता हूं मैं, है ना। इसकी वेलोसिटी ये है, यानी कि स्पीड कुछ होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी ये है, इसको नाम दे दिया मैंने v1। अब उसके बाद जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचता है, यहां कहीं पर पहुंचता है, तो इसकी वेलोसिटी ये होती है। ऐसा कैसे, जरा देखिए समझिए, यहां पर इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पर इस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो देखिए कैसी है, स्ट्रेट, क्योंकि पार्टिकल हमेशा बाहर को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है, तो इसकी डायरेक्शन है ऐसे। यहां पर इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और पार्टिकल जाना चाह रहा है ऐसे, तो देखिए पार्टिकल की स्पीड तो सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी पार्टिकल की, और जैसे ही पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी तो हम कह देंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। क्योंकि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, यानी कि उसकी वैल्यू विथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है ना, इस पार्टिकल पे अलग है और इस पार्टिकल इस पॉइंट पे अलग है और इस पॉइंट पे अलग है। मान लो ये पॉइंट है आपका क्यू, मान लेते हैं क्यू, है ना, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग है और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग है। क्यों अलग होगी, क्योंकि डायरेक्शन अलग होगी। तो इसको चलो मैं ज्वाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने जैसे कि थीटा कहा था, तो यहाँ पर मैं डेल्टा थीटा ले लेता हूँ, है ना। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें चेंज कितने का है, जरा देखते हैं। देखिए ये हमारे पास रेडियस होगी इसकी आर, है ना, और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने डेल्टा एस बोल दिया, इतने डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ पर देखिए दो वेक्टर आए हैं, देखिए एक v1 वेक्टर है, एक ये हमारे पास v2 वेक्टर है, इसको ये बना दिया मैंने। एक और काम करते हैं, जो यहाँ पर v1 वेक्टर है इसको चलो मैंने ऐसा बना दिया, ये हमारे पास v1 वेक्टर है, ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये v1 वेक्टर। और जो दूसरा v2 वेक्टर है, इस v2 वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर को मैंने आपको बोला था कि हम फ्री स्पेस में उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मैंने v2 वेक्टर को ये उठा के यहाँ पर रख दिया, ये हमारे पास है v2 वेक्टर, ठीक है। बस कंडीशन क्या होती है कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो देखिए इसके वेलोसिटी में चेंज कितने का आ रहा है, इतने का चेंज आ रहा है इसकी वेलोसिटी में। ये हमारे पास चेंज है डेल्टा वी, ये हमारे पास चेंज है डेल्टा वी का। तो अब देखिए देखते हैं, अगर ये डेल्टा थीटा है तो इसके बीच में भी एग्जैक्टली डेल्टा थीटा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितने का एंगल है, 90। अगेन देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितने का एंगल है, 90। तो जब ये पूरा का पूरा इस तरह से चल रहा है और ये भी पूरा चल रहा है, तो अगर जितना एंगल इन दोनों के बीच में होता है उतना एंगल मैं इसको पीछे को ड्रॉ करूं तो इनके बीच में भी उतना ही एंगल एग्जैक्टली आता है ना। तो इसका मतलब इस वाले लाइन में जो ये एंगल होता है और इस वाले लाइन में जो ये एंगल होता है, ये बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली बराबर होते हैं, और इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे, है ना, इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। अब देखिए कैसे, अब हम कैसे निकालेंगे, पहले देखिए इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले शेप में देखिए हमने यहाँ पर डेल्टा एस आर और थीटा, या इसको एल भी लिखते हैं कई बार, है ना। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन पड़ा है, क्या पड़ा है देखिए, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर। तुम अगर एल लिखना चाह रहे हो तो एल भी लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए, है ना। तो ये हमारे पास किसके हेल्प से आया, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ जो प्लेन एंगल की हेल्प से, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना। तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर
1। अब दूसरे बार देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए इसमें भी सेम चीज़ होगी। देखिए हम इसको एक पूरा सर्कल जैसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये इस तरह का एक सर्कल जैसा मान लेते हैं। तो अगेन इसमें देखिए डेल्टा थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, आर का ये हो जाएगा डेल्टा वी, रेडियस V2 भी हो सकता है, V1 भी हो सकता है, किसी को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बाई यूजिंग दिस ट्रायंगल डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी ओवर V1 या V2 कुछ भी लिख दो, क्योंकि V1 और V2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और मेरे को यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको सिंपल V लिख दिया। सिंस V1 इक्वल टू V2, V1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V कह दिया मैंने, यानी कि V1 और V2 बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो उसको V कह दिया मैंने, है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2। शायद इतना आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्कुलर मोशन, और वी कैन से कि दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो पहले इसका मैंने यूज़ किया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर, प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया। फिर मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर रखा, तो मैंने एक नया शेप बना दिया। तो इसके बीच में जितना एंगल होता है वही V2 और V1 के बीच में भी एंगल होता है। फिर यहाँ पर भी मैंने इसको एक सर्कल जैसा अज्यूम किया, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू आ गया आर का अपॉन रेडियस, कोई भी रेडियस ले लो, तो क्योंकि V1 और V2 के मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसको मैंने सिंपल V कह दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में जरा देखिए डेल्टा थीटा दोनों जगह है ना, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा V ओवर V इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, इतना आ चुका है हमारे पास, है ना। अब V को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एस अपॉन आर जो भी है इंटू V, ये हमारे पास इतनी चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पर हमको एक और चीज़ करना पड़ेगा, मैं बोथ साइड यहाँ पर टाइम से डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी से, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी, है ना। दोनों तरफ में अगर डेल्टा टी से डिवाइड करूँ तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर इंटू V ओवर डेल्टा टी। अब एक काम करते हैं, देखो ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं, आर को पीछे लिख देते हैं, है ना। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ये आ जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा आर V अपॉन आर, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगेन सेम चीज़ करेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी जो जीरो की तरफ को टेंड होता है तो सारी चीज़ें डी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आ जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी एस बाई डी आर इंटू वी बाई आर। ओके नाउ सो बच्चों यहाँ पर ये डेल्टा टी था तो इसको डेल्टा टी कर देते हैं। ओके ये थोड़ा सा शिफ्ट लिखने में गलती हो चुकी है, तो डेल्टा टी लिख दिया मैंने। ओके अब देखिए डी वी अपॉन डी टी हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और एक वी अपॉन आर ऑलरेडी है, वी अपॉन आर ऑलरेडी है। तो हमारे पास कुल मिला के एक्सप्रेशन क्या आ चुका है, ए इक्वल टू हमारे पास आ गया है वी स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ए इक्वल टू हमारे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि होता है हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया। ओके अगर मैं आपसे कहता हूँ सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला बताओ भाई, ये बोलता हूँ, है ना। तो सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास क्या चीज़ होगा, देखो तो सेंटीमीटर फोर्स में आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स इक्वल टू मास को ऐसे रहने दो, और ए हमारे पास क्या आया था, वी स्क्वायर ओवर आर आया था पीछे, है ना, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये आ गया है सेंटीमीटर फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। तो हमारे पास फोर्स आ चुका है एम वी स्क्वायर ओवर आर। ओके शायद इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। सो स्टूडेंट अब देखते हैं एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एंगुलर फॉर्म, यानी कि हम उसको एंगुलर में कैसे लिखेंगे, ये तो लीनियर फॉर्म था उसका, है ना। तो अब देखिए हमारे पास आ गया है सेंटीमीटर फोर्स का, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ए को लिखता हूँ, वी जो होता है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन में होता है ओमेगा इंटू आर, है ना, ओमेगा इंटू आर होता है। तो यहाँ पर इसको ओमेगा इंटू आर रख देते हैं वी की जगह पर, तो इसका होल स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा डिवाइडेड बाय आर। तो हमारे पास क्या आ चुका, देखो ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक आर से आर काट दो, हमारे पास आ गया ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमारे पास एक एंगुलर फॉर्म आ जाता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, यानी कि ए इक्वल टू आ जाता है हमारे पास ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
आर। तो ये हमारे पास आ गया इसका एंगुलर फॉर्म, एंगुलर में कैसे लिखते हैं। ओके, और चलो हम सेंटीपिटल फोर्स को बोल देते हैं। अब सेंटीपिटल फोर्स, अब सेंटीपिटल फोर्स में हमारे पास क्या जगह, देखो अगर मैं सेंटीपिटल फोर्स का लिखूं तो एफ इक्वल टू हमारे पास था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अभी पढ़ा था ना हमने सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेम इसमें भी एक काम करते हैं, एम को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वी को लिख दो यहाँ पर ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एफ इक्वल टू हमारे पास आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसको ये भी बहुत बार यूज़ होता है, बहुत बार सेंटीपिटल फॉर्म एक्सलेशन का फॉर्मूला। देखिए बच्चों, अब क्योंकि तुम क्लास 9th में बहुत कम पढ़ के आते हो, तो यहाँ पर आपके पास बहुत नए फॉर्मूले आते जा रहे हैं, तो इसलिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन इनका करेंगे, जितनी बार इनको आप बार प्रैक्टिस करेंगे, इनके बीच में एक लॉजिक समझेंगे, तो चीज़ें आपके लिए उतनी आसान होती रहेंगी। थैंक यू।